सभी दोस्तों को नमस्कार, साथियों को नमस्कार, नमन प्रणाम, खम्मा गणी, राम राम साहब। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर एक आपकी तरफ से बनता है। राजस्थान चौहान वंश हम पढ़ रहे थे। चौहान वंश के अंदर हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ रहे थे। पृथ्वीराज तृतीय जो अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, जिसके दरबार में कश्मीरी जानक जैसे विद्वान रहते थे, विद्यापति गौड़ रहता था, वागीश्वर रहता था, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई रहता था। तो इस प्रकार विद्वानों का आश्रयदाता अंतिम हिंदू सम्राट और एक पराक्रमी साहसी राजा के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रारंभिक जीवन हमने पढ़ लिया और उनके जो आसपास का हमने वातावरण था उसके बारे में पढ़ लिया था। आसमान की इच्छा रख और जमीन की तलाश कर, आसमान की इच्छा रख और जमीन की तलाश कर, सब कुछ है तेरे अंदर, बस खुद पर विश्वास कर, बस खुद पर विश्वास कर। यदि खुद पर विश्वास है तो ROEO-RS प्रीलिम्स कॉलेज लेक्चर भर्तियां आप निकालोगे। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। दुनिया के कंधों पे केवल जनाजे निकलते हैं, दुनिया के कंधों पे केवल सब यात्रा निकाली जाती है। अपने कंधों पे जिनको विश्वास है वो दुनिया जीतने की हिम्मत रखते हैं। और मानव जब दम ठोक करके मैदान में उतरता है तो जब जोर लगाता है मानव तो पत्थर पानी बन जाता है। आइए अपनी ताकत आजमाइए और कंसंट्रेट होकर के मैप लेकर के, ये रटाफिकेशन वाली क्लास नहीं है, तोता मैना की तरह रटना नहीं है। आप आइए और कंसेप्ट क्लियर करिए कि हमने किस प्रकार एक एक मैप से बताया। अभी तक हमने पृथ्वीराज के बारे में ये पढ़ चुके थे कि इधर तोमर साम्राज्य था, इधर कनौज पे गेड़वाल थे, गेड़वाल, कनौज के गेड़वाल। इधर हमने चंदेलों के बारे में पढ़ लिया था, चंदेल थे। इधर हमने चालुक्यों के बारे में पढ़ लिया था, चालुक्य थे। इधर आबू के परमार थे, आबू के परमार थे, चालुक्यों के सामंत थे। इधर नाडोल के चौहान थे, नाडोल के चौहान। और शाकंभरी अजमेर के चौहान। चारों ओर साम्राज्य कैसे था वो हम पढ़ रहे हैं। अजमेर, शाकंभरी अजमेर के चारों ओर, इधर तोमरों से दिल्ली तक इनका साम्राज्य फैल चुका था और पृथ्वीराज को अनंगपाल तोमर ने शासक बना दिया। कनौज जयचंद गढ़वाल, चंदेल परमर्दी देव। चालुक्यों के बारे में, भीमदित्य के बारे में हम उल्लेख कर सकते हैं। नाडेल के चौहान, आबू के परमार, ये हम उल्लेख कर चुके थे। इधर इन्होंने नागार्जुन को हराया था, ये भी हम उल्लेख कर चुके थे, नागार्जुन को हराया। फिर इन्होंने सतलज से आए हुए भंडानक को हराया। अभी जो हमारा चैप्टर है वो है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। फिर आएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़ने से पहले हम एक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं कि जैसे ये हमारा राजस्थान, इस राजस्थान से वर्तमान में लगता है पाकिस्तान, ये कभी भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से लगता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान खूब सारे शहर है, जैसे गजनी अफगानिस्तान के शहर है। और इधर एक साम्राज्य था, वहां से मुस्लिम आक्रमण राजस्थान की तरफ हुए। अब जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चारों ओर अपनी सीमाओं को जीत लिया और एक दिग्विजय नीति के तहत एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, लेकिन अभी चौहान साम्राज्य के ऊपर एक टेढ़ी आंख, एक लालची आंख, एक स्वार्थी आंख मुस्लिम साम्राज्य जो गजनी का गौर था उसकी आ पड़ी। हम अभी उस पश्चिम की तरफ हो रहे तुर्की आक्रमण, पश्चिम की तरफ हो रहे गजनी गोरियों के आक्रमण, गोरी आक्रमण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गोरी आक्रमण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया। तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, कई विद्वान ऐसे बताते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य
अनेकों अनेकों युद्ध हुए थे। अनेकों अनेकों युद्ध अलग अलग विद्वान बताते हैं। हम यहां जो गौरी वंश और गजनी वंश यहां पढ़ रहे हैं, उससे पहले अपन इसको समझते हैं। देखो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ और अंत में यहां जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान के अंदर एक वंश था गजनी वंश। यह गजनी वंश समाप्त हो गया। गजनी वंश समाप्त हो गया और इस गजनी वंश के समाप्त होने की तिथि दे रखी है 1119 ईस्वी में। 1119 ईस्वी में गजनी वंश समाप्त हो गया और गौरी वंश की स्थापना हुई। और यह गौरी वंश की सही तरीके से स्थापना 12वीं शताब्दी के अंत में मानी जाती है। और गौरी वंश की स्थापना की वो व्यक्ति था अलाउद्दीन हुसैन। गौरी वंश, इस गजनी वंश की समाप्ति के बाद में गौरी वंश आया, गौरी वंश। और गौरी वंश की जो मूल शाखा थी वो शाखा थी संसबनी शाखा। यह गौरी वंश की मूल शाखा थी। अफगानिस्तान के अंदर अलग अलग शहरों से जो शाखाएं उठी, उसमें जैसे अपने मेवाड़ में गुइलों को पढ़ते हैं, गहलोतों को पढ़ते हैं, उनकी अलग अलग शाखाएं, चुंडावत शाखा उससे निकली। ऐसे शाखाओं में जो मूल शाखा थी, ऐसे गजनी वंश की समाप्ति के बाद में जो गौरी वंश आया, उनकी मूल शाखा थी वो संसबनी शाखा थी। संसबनी शाखा, संसबनी स्थान से उठने के कारण इसे संसबनी शाखा कहा जाता है। संसबनी शाखा का मेन व्यक्ति था, वो था अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन, अलाउद्दीन हुसैन को गौरी वंश की स्थापना का श्रेय जाता है। गौरी वंश की स्थापना की अलाउद्दीन हुसैन ने। अलाउद्दीन हुसैन के एक बेटा था और उनके बाकी भतीजे थे। तो एक बेटा था, वो था सैफुद्दीन। अलाउद्दीन हुसैन का एक बेटा था सैफुद्दीन। सैफुद्दीन सैफुद्दीन ज्यादा कमाल नहीं कर पाया, लेकिन इस अलाउद्दीन हुसैन के भाई के जो बेटे थे, और दो बेटे उसमें से खास माने जाते हैं। एक बेटा था जिसका नाम था गयासुद्दीन गोरी, गयासुद्दीन गोरी। दूसरा इनका जो भतीजा था, इनके भाई का भतीजा, अलाउद्दीन हुसैन का बेटा था, उसका नाम था सैफुद्दीन। अलाउद्दीन हुसैन के भाई के बेटे थे, यानी अलाउद्दीन हुसैन के भतीजे, एक था गयासुद्दीन गोरी और दूसरा था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी का पाला हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पड़ेगा, मोहम्मद गोरी। इस प्रकार उनके दो भतीजे थे, गयासुद्दीन गोरी, मोहम्मद गोरी। सैफुद्दीन ज्यादा युद्ध कौशल, कला कौशल में निपुण नहीं था, युद्ध नीति में, कूटनीति में निपुण नहीं था, और ढीला ढाला अकुशल शासक था। तो जब तक अलाउद्दीन हुसैन शासक रहा गौरी वंश का, संसबनी वंश का, तब तक उसने अपने भतीजे जो तेज तरार था गयासुद्दीन गोरी, गयासुद्दीन गोरी को जेल में बंद रखा। लेकिन अलाउद्दीन हुसैन के जाने के बाद सैफुद्दीन ने गयासुद्दीन गोरी को रिहा कर दिया। अब गयासुद्दीन गोरी अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा। जब गयासुद्दीन गोरी साम्राज्य बढ़ाने लगा, और कहते हैं कि इधर सैफुद्दीन की हत्या हो गई। जब सैफुद्दीन संसार छोड़ करके चला गया, तो गोरी वंश का शासक कौन बना? गयासुद्दीन गोरी। गयासुद्दीन जब गोरी शासक बना, तब उसने 1173 ईस्वी में अपने भाई मोहम्मद गोरी को गजनी का शासक नियुक्त किया। गजनी का सूबेदार, क्या किया? गजनी का सूबेदार नियुक्त किया। गयासुद्दीन गोरी ने अपने भाई मोहम्मद गोरी को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया। अब गया इधर पड़ता है गजनी, और गजनी का सूबेदार बन गया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी जो ही गजनी का सूबेदार बना, उसने अपने साम्राज्य विस्तार की सोची, और उसने गयासुद्दीन गोरी के पक्ष में साम्राज्य बढ़ाने की सोची। अब वो रात और दिन अपने आसपास के पड़ोस के क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। अब देखो, वापस आइए इधर, क्या पढ़ा हमने? गजनी वंश की समाप्ति हुई 1149 ईस्वी में। फिर गौरी वंश आया। गौरी वंश की मूल शाखा क्या थी?
संसबनी शाखा थी। संसबनी शाखा का व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन हुसैन, जो गौरी वंश का प्रमुख व्यक्ति था, संस्थापक था अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन के सैफुद्दीन एक बेटा था और अलाउद्दीन हुसैन के भाई के 2 लड़के थे, यानी भतीजे थे जो तेज तरार थे। खूब सारे भतीजे होंगे, लेकिन तेज तरार की इतिहास में दर्ज वही व्यक्ति होता है जो कुछ अलग करता है, हट करके करता है और उसमें कला निपुणता होती है, किसी भी बात का विशेषज्ञ होता है, विद्वान होता है या युद्ध कला कौशल में दक्ष होता है। उस व्यक्ति की, यानी कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, तो इतिहास भी उन्हीं व्यक्तियों की जय जयकार करता है जो कुछ करके जाते हैं। इसलिए हमें भी ईओ, आरओ, आरएस, प्रीलिम्स वगैरह वगैरह की जो टारगेट है उन्हें हासिल करना है, ताकि हम हमारा इतिहास सुनहरा और स्वर्णिम बना सके। मेहनत करनी है, मेहनत के बल पे आगे बढ़ना। अब अलाउद्दीन हुसैन जब तक जीवित था तब तक उसने अपने तेज तरार भतीजे गयासुद्दीन गोरी को कैद रखा, लेकिन सैफुद्दीन जब राजा बना, गजनी का शासक बना, तो उसने गयासुद्दीन को बरी कर दिया। गयासुद्दीन ने साम्राज्य बढ़ाने की सोची, इधर सैफुद्दीन संसार छोड़ करके चला गया, उसका देहांत हो गया। सैफुद्दीन के देहांत के बाद में गयासुद्दीन गोरी गजनी का शासक बना। गयासुद्दीन गोरी ने 1173 में अपने भाई मोहम्मद गोरी को गजनी का सूबेदार बनाया। अब जब गजनी को सूबेदार कौन बना? मोहम्मद गोरी। और इस प्रकार मोहम्मद गोरी जो है हिंदुस्तान की तरफ बढ़ता है। इधर हमारा पाकिस्तान से लगता है मुल्तान, मुल्तान। इधर हमारा पड़ता है लाहौर, लाहौर, यानी इधर लाहौर पड़ता है, ये लाहौर है, लाहौर। पाकिस्तान में पंजाब की राजधानी आज भी लाहौर है, और हमारे भारत में जो पंजाब की राजधानी है वो चंडीगढ़ है। ये हमारा पंजाब और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और पाकिस्तान में जो पंजाब है उसकी राजधानी आज भी क्या है? लाहौर है। और इधर मोहम्मद गोरी भारत की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा, लाहौर की तरफ, इधर मुल्तान की तरफ, और इधर प्रांत पड़ता है सिंध, सिंध पड़ता है। और उसने भारत की तरफ कदम बढ़ाए और उनकी साम्राज्य की सीमा चौहान शासकों से आ लगी। अब मोहम्मद गोरी जब 1173 में गजनी का सूबेदार बनते ही उसने अपनी दिग्विजय की नीति अपनाई। मोहम्मद गोरी ने प्रथम जो युद्ध किया वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाती जाति के शिया मुस्लिम था, शिया मुस्लिम शासक के साथ में किया। मुल्तान का सबसे पहले 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने, यह हिंदुस्तान का भाग था मुल्तान, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। और मुल्तान पर जो आक्रमण किया उसमें शिया मुस्लिम यहां शासक था। कौन था? शिया मुस्लिम। और शिया मुस्लिम जिस जाति का था वो है करमाती जाति का, करमाती जाति का शिया मुस्लिम था, शिया मुस्लिम था करमाती जाति का। करमाती जाति के शिया मुस्लिम पर आक्रमण किया और इस मुल्तान को उसने जीत लिया। अब जब मुल्तान को ऐसे जीत लिया तो गुजरात में उस समय चालुक्यों का शासन था, और चालुक्य शासक था वो था भीमदेव प्रथम, सॉरी भीमदेव द्वितीय, भीमदेव द्वितीय, जिसके बारे में हमने वर्णन किया। इच्छिनी कुमारी, अच्छन कुमारी, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने शादी की आबू के परमारों से हड़प करके, और आबू के परमारों की राजकुमारी थी, और जो युद्ध भूमि में मारी गई उसकी बात कर रहे थे, वो इधर आबू पड़ता है। और इसी आबू के सलक परमार की पुत्री कहा जाता है। इधर उसने आक्रमण किया मुल्तान को, क्योंकि मुल्तान को जीतने के बाद चालुक्यों की सीमा और मोहम्मद गोरी की सीमा आपस में मिल गई। तब भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण किया किसने? मोहम्मद गोरी ने। और गोरी गजनी का शासक था और अपने भाई को खुश करना चाहता था। यह गजनी का सूबेदार था, गजनी का सूबेदार था, प्रमुख व्यक्ति था। गयासुद्दीन गोरी का सूबेदार था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण मुल्तान के शिया मुस्लिम करमाती जाति के व्यक्ति पर किया। 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान को जीता। इधर जो हमारे गुजरात है, गुजरात में चालुक्यों की, भीमदेव द्वितीय की सीमा मोहम्मद गोरी की सीमा से आ भिड़ी।
तो उन्होंने दूसरा आक्रमण भीमदेव द्वितीय पर किया। और वो स्थिति थी 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी चला और आबू के पहाड़ों में आ अटका, और इधर से चालुक्य परमाणु की सहायता से और आबू में युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार 1175 के बाद में 1178 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय, चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच में आबू का युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी के मध्य आबू का युद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सोमनाथ मंदिर था। सोमनाथ मंदिर की बड़ी प्रसिद्धि थी और मोहम्मद गोरी सोमनाथ के धन को हड़पना चाहता था, गुजरात को लूटना चाहता था। उसने आबू के मंदिरों को देखते हुए आबू पर आक्रमण किया। इधर से चालुक्य भीमदेव द्वितीय गया और आबू के पहाड़ों में भयंकर युद्ध हुआ, आबू की घाटियों में भयंकर युद्ध हुआ। भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी की सेना के दांत खट्टे कर दिए और वो भाग खड़ी हुई। 9-2-12 किया उसने, 12:30 बजाई उसने, यानी उसके पांव पीठ दिख रही थी मोहम्मद गोरियों की, गोरी सेना की, गोरी वंश की। इस प्रकार गोरी वापिस चला गया और उसे हिंदुस्तान की सेनाओं का एहसास हो गया और वो समझ चुका था कि गुजरात पे आक्रमण करके उसे जीतना बहुत ही टेढ़ा काम है। अब उसने गुजरात की तरफ आंख नहीं उठाया। उसने कहा कि थोड़ा उत्तर की तरफ देखते हैं। तब उसने 1186 में पंजाब पर आक्रमण किया और 1186 में उसने पंजाब को जीत लिया और पंजाब को उसने जीत करके उसने सर हिंद तक अपनी सीमा बढ़ा ली। सर हिंद तक। सर हिंद को तबरे हिंद कहा जाता है। तबरे हिंद कहा जाता है। सर हिंद। सर हिंद एक नहर है। आज भी सर हिंद के नाम से एक नहर है जो भारत की सबसे प्राचीन नहरों में से एक मानी जाती है। सर हिंद। सर हिंद, तबरे हिंद, इनको वर्तमान में भटिंडा कहा जाता है। भटिंडा। और इस प्रकार उसने भटिंडे के किले पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने 1186 में पंजाब को जीता और पंजाब को जीत करके उसने सर हिंद, तबरे हिंद पर आक्रमण किया, भटिंडा पर आक्रमण किया। और जब भटिंडा पर आक्रमण किया और फिर उसने सिंध को जीता, इस भाग को जीता, सिंध जो हमारे राजस्थान से लगता है। अब देखो, जो ही सिंध को जीता और उधर उसने सर हिंद को जीता, भटिंडा को जीता। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सीमा कहां से जा लगी? पृथ्वीराज तृतीय की सीमा मोहम्मद गोरी की सीमा से जा लगी और युद्ध होना असंभावी हो गया। इस प्रकार हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। और पूछा हुआ क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध और पंजाब का जीतने का। इधर पड़ता पंजाब और पंजाब का पड़ता भटिंडा, वर्तमान का भटिंडा, वर्तमान का भटिंडा। इधर पड़ता है अपना हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। इसको तबरे हिंद कहते हैं। तबरे हिंद। इसे सर हिंद कहते हैं। भटिंडा को क्या कहा जाता है? सर हिंद। और सर हिंद के ऊपर गजनी का गौर शासक, गजनी गौर शासक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1186 में किसको जीता? पंजाब को जीता। पंजाब को जीता। मोहम्मद गोरी ने 1175 में किसको जीता? मुल्तान को जीता। मुल्तान को जीता। मोहम्मद गोरी ने 1178 में कहां युद्ध किया? आबू पर युद्ध किया। आबू। चालुक्य पर युद्ध किया। चालुक्य कौन था? भीमदेव द्वितीय पर। चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय पर। भीमदेव द्वितीय बड़ा पराक्रमी शासक था, साहसी था, सूरवीर था। भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, लेकिन मुल्तान पर उसका कब्जा रहा। मोहम्मद गोरी ने पंजाब को जीतने के साथ में सिंध को भी जीत लिया। अब देखो, इधर हमारा पृथ्वीराज की सीमा जा लगी। पृथ्वीराज की सीमा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तृतीय की सीमा कैसे लगी? इधर इधर भटिंडा से लग गई, इधर सिंध से लग गई। अब दोनों मोहम्मद गोरी की सीमा जब भटिंडा और सिंध से लगी, तब युद्ध होना असंभावी हो गया। अब मोहम्मद गोरी भी इस युद्ध को, मोहम्मद गोरी भी अपनी सीमा आगे बढ़ाना चाहता था और इधर पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सीमा आगे बढ़ाना चाहता था। अब क्या था कि दोनों के बीच में युद्ध होना
अवश्यंभावी हो गया। मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था काजी जियाउद्दीन। बठिंडा पर आक्रमण करने के बाद में उसने क्या किया, जो बठिंडा पर आक्रमण किया तो मोहम्मद गोरी ने काजी जियाउद्दीन को यहां का सूबेदार बनाया, किले का भार सौंपा उसने। किलेदार किसको बनाया? काजी जियाउद्दीन को बनाया। मोहम्मद गोरी ने काजी जियाउद्दीन को किलेदार बनाया। अब जो हरियाणा है, और हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है करनाल। करनाल वर्तमान ये भैंस अनुसंधान केंद्र है। इस प्रकार जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय सेना लेकर के आगे बढ़ा और इधर सरहिंद बठिंडा से मोहम्मद गोरी सेना लेकर के आगे बढ़ा, और हरियाणा के करनाल जिले में जो वर्तमान में करनाल भैंस अनुसंधान केंद्र है, तो इस प्रकार करनाल के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। सर्वप्रथम तो जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संदेश भिजवाया कि या तो वो अपनी सेना ले जाएं, या तो अपनी सेना ले जाएं या वापस गजनी लौट आए। लेकिन सरहिंद और बठिंडा पर जब कब्जे के लिए पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ा, तब कहते हैं कि यहां जो दिल्ली है, दिल्ली का सूबेदार था उस समय गोविंदराज। यह गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान का सामंत था। पृथ्वीराज चौहान का सामंत था। इधर पृथ्वीराज अपने सेनापति खांडेराव को कहा कि जाओ और सरहिंद को खाली कराओ। जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति खांडेराव सरहिंद तबरहिंद को खाली कराने के लिए आगे बढ़ा, उधर से दिल्ली की तरफ से आक्रमण किया गोविंदराज ने, और तीनों की सेनाएं, उधर गोविंदराज दिल्ली की तरफ से, इधर पृथ्वीराज तृतीय तबरहिंद और सरहिंद पर आक्रमण के लिए अपने सेनापति खांडेराव को लेकर के आगे बढ़ा। कहते हैं कि खांडेराव और गोविंदराज की संयुक्त सेना, और उस समय इतिहासकार अलग अलग सेना का रूप बताते हैं। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास में 3 लाख सैनिक थे, जबकि मोहम्मद गोरी के पास में 40 से 50 हजार तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध में सेना बताते हैं। लेकिन तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें गोविंदराज अपनी सेना सहित जीत की और अग्रसर बढ़ रहा था। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने भाले का वार किया और भाला आकर के गोविंदराज के मुंह पर लगा, तो कहते हैं कि यह होठ पूरा टूट गया और 2 दांत टूट गए। कहते हैं कि प्रत्युत्तर में गोविंदराज ने भाला चलाया और हाथी का ओदा तोड़ते हुए जोर से इतना लगा कि मोहम्मद गोरी घायल हो गया, और मरते मरते उसके बाल बाल बच्चा और प्राण मंकेरू उड़ने वाले थे, इतना घायल हो गया। कहते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और गोरी सेना के पांव उखड़ गए और वो उल्टे मुंह में गजनी की तरफ दौड़ी और गजनी की तरफ भागी। मोहम्मद गोरी को घायला अवस्था में सुरक्षा में लिया गया और गजनी ले जाकर के उसका इलाज करवाया गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय विलासित व्यक्ति था, विलास में डूब गया, वापिस आकर के शान शौकत में डूब गया। और जब शान शौकत में डूब गया, उधर मोहम्मद गोरी जब होश में आया तो उसने सर्वप्रथम अपनी सेना को इकट्ठा करने की कोशिश की। कहते हैं कि यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गोरी की सेना हार गई तो उसने पीछा नहीं किया, और पीछा करके मोहम्मद गोरी को पकड़ करके मारा नहीं, उसको मौत के घाट नहीं उतारा। उल्टे उसकी उदारता, पृथ्वीराज रासो में अमीर महाकाव्य में उसकी उदारता का वर्णन किया गया है कि जब सरहिंद तबरहिंद को खाली करा दिया, बठिंडा को जब खाली करा दिया गोविंदराज ने, गोविंदराज पकड़ करके काजी जियाउद्दीन को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास लेकर के आया और उसे पृथ्वीराज चौहान ने कैद में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद कैद से रिहा करके उसे बहुत बड़ा धन दे करके उसे गजनी रवाना कर दिया। यह भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की एक भूल थी कि दुश्मन को उसने कम आंका और जियाउद्दीन को अपनी दिल की उदारता का जो परिचय दिया उसका उल्टा असर पड़ा। जियाउद्दीन गजनी गया, उस धन का उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के खिलाफ उपयोग किया। मोहम्मद गोरी उधर सेना इकट्ठी कर रहा था और वापिस
तराइन के द्वितीय युद्ध में आदम का। डॉक्टर दशरथ शर्मा बहुत ही गजब की बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ये जो उदारता उसने बताई वो न तो सैनिक नियमों से मेल खाती है और न ही मुस्लिम युद्ध प्रणाली से। मुस्लिम युद्ध प्रणाली ये कहती है कि शत्रु सेना को तहस नहस कर दो, शत्रु सेना को जल मूड से उखाड़ फेंको उसे, और शत्रु को किसी भी हालात में बख्शो मत जब हम जीत जाएं। ये मुस्लिम युद्ध प्रणाली कहती है। और सैनिक नियम भी यही कहते हैं कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। तो इस प्रकार तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गया, लेकिन उसने मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया, और यह उसकी बड़ी भूल मानी जाती है, जो ऐतिहासिक भूल है, और इसका खामियाजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भुगतना पड़ेगा। इससे पहले जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इन द्वितीय युद्ध से पहले पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में कई तरीके के और कई बार युद्ध हुए। इस युद्धों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या दी है। अमीर महाकाव्य कहता है, अमीर जो महाकाव्य है, अमीर महाकाव्य यह कहता है कि तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में अमीर महाकाव्य कहता है कि इससे पहले 7 बार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना आमने सामने हुई। पृथ्वीराज रासो कहता है और सुरजन चरित्र कहता है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखा और बाद में कलन को सौंप दिया, पृथ्वीराज रासो कहता है और सुरजन चरित्र कहता है। पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र कहता है कि तराइन के प्रथम युद्ध से पहले इनकी सेना 21 बार आमने सामने हुई। यह कौन कहता है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र कहता है कि इससे पहले तराइन के जो बड़े युद्ध हुए, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, इससे पहले पृथ्वीराज रासो कहता है और सुरजन चरित्र कहता है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना 21 बार आमने सामने हुई। अमीर महाकाव्य कहता है कि 7 बार आमने सामने हुई। परमंद चिंतामणि, परमंद चिंतामणि इसे 23 बार आमने सामने बताए। परमंद चिंतामणि, परमंद चिंतामणि इसे 23 बार आमने सामने बताते हैं। और परबंध कोश थोड़ी संख्या को घटाते हैं और कहते हैं कि 20 बार आमने सामने हुई। कितनी बार? 20 बार आमने सामने हुई, ये परबंध कोश कहता है। और जो पृथ्वीराज परबंध है वो 8 बार बताता है। पृथ्वीराज परबंध कितनी बार बताता है? 8 बार बताता है। पृथ्वीराज परबंध 8 बार बताता है। यानी समझने का अर्थ यह है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी की सेना तराइन के युद्ध में जो 2 बड़े युद्ध किया, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, इससे पहले भी इनकी सेनाएं खूब बार आमने सामने हुई, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि वो छोटी झड़पें थी। तो अमीर महाकाव्य कहता है कि 7 बार हुई। पृथ्वीराज रासो सुरजन चरित्र उसे 21 बार कहते हैं। परमंद चिंतामणि कहता है कि 23 बार हुई। परबंध कोश उसे 20 बार कहता है। पृथ्वीराज परबंध उसे 8 बार कहता है। लेकिन ये छोटी मोटी झड़पें थी, लेकिन बड़ी झड़पें जो हुई युद्ध में तब्दील हुई और जिसे इतिहास में दर्ज किया गया बड़ी लड़ाइयों में, वो तराइन का प्रथम युद्ध जो हरियाणा के करनाल जिले में लड़ा गया और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी घायल हो गया। गोविंदराज जो दिल्ली का सामंत था, पृथ्वीराज चौहान का सामंत था, और खांडेराव जो सेनापति था, उन दोनों की संयुक्त सेना ने सरहिंद और भटिंडा को खाली करवाने के लिए आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी घायलावस्था में गजनी पहुंचा। वहां जाकर के वो रात दिन सोया नहीं। वो पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए अलग अलग कला कौशल युद्ध नीति अपनाता रहा और सीखता रहा। और 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध के बाद 1192 के तराइन का द्वितीय युद्ध में वापिस उसी जगह आ भिड़ा। इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपनी भोग विलासिता में पड़ा हुआ था और इसी बीच उसने संयोगिता वाला कांड कर दिया।
संयोगिता का वर्ण कर लिया उसने, और जयचंद गैडवाल उसका विरोधी बन गया। जयचंद गैडवाल, इधर उदय ने चंदेलों को हराया तो चंदेल भी खुश नहीं थे। इधर उसकी झड़प भीमदेव दित्य के साथ भी हो चुकी थी, तो भीमदेव दित्य भी उसका खास नहीं था। इस प्रकार नाडोल के चौहान भी, जो चालुक्यों के सामंत थे, वो भी खुश नहीं थे, और आबू के परमार भी उससे, चाहे उन्होंने इच्छिनी कुमारी से शादी की हो, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे। वापिस वही स्थिति बनी कि तराइन का द्वितीय युद्ध, करनाल, जिसे तराइन या तोराइन कहा जाता है, और 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ। और इधर से मोहम्मद गोरी 1 साल बाद में मोहम्मद गोरी इसी स्थान पर आ भिड़ा। मोहम्मद गोरी, इधर था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थी। उधर पृथ्वीराज चौहान ने जब संदेश मोहम्मद गोरी को भिजवाया, और मोहम्मद गोरी ने संदेश पृथ्वीराज चौहान को भिजवाया, जब मोहम्मद गोरी ने अपना एक दूत पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा, और उस दूत का नाम था क़याम उल मुल्क। क़याम उल मुल्क। मोहम्मद गोरी ने क़याम उल मुल्क के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को संदेश भेजा कि या तो मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले, और नहीं तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, और मैं वापस लौट जाऊंगा। तब कहते हैं कि क़याम उल मुल्क को एक कड़ा संदेश पृथ्वीराज चौहान ने दिया। हालांकि तराइन के प्रथम युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी कभी भी रात को नहीं सोया। उसने रात और दिन अपनी सेना इकट्ठी की, अपनी सेना को युद्ध कौशल में दक्ष बनाया, नई नई नीतियां लागू की, नए नए युद्ध के लिए प्रेरित किया। इधर हमारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो अंतिम हिंदू सम्राट भोग विलासिता में डूबा रहा, उसने कोई चिंता नहीं की। जबकि गजनी के अंदर मोहम्मद गोरी रात दिन चिंता करता रहा कि मुझे तराइन के प्रथम युद्ध में जो पीठ दिखा करके भागना पड़ा, और गोविंदराज को मैं किस प्रकार जाकर के, और खांडेराव का बदला किस प्रकार जाकर के लूं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कैसे हराऊं। इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय भोग विलासिता में पड़ा हुआ, उसने संयोगिता वर्ण जैसा, हरण जैसा और गंधर्व विवाह जैसा कांड कर रखा था। आसपास की सेनाओं को उसने दुश्मन बना रखा था, और बड़ा भोग विलास में डूब गया था। तब क़याम उल मुल्क को मोहम्मद गोरी जब वापस उसी तरह इनके द्वितीय युद्ध में आया, तो उसने संदेश भेजा कि पृथ्वीराज चौहान को जाकर के कहो कि क़याम उल मुल्क, ये जाकर के कहना कि या तो वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, या नहीं तो मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले। तब पृथ्वीराज चौहान ने संदेश भिजवाया कि वो या तो गजनी लौट जाए, नहीं तो उसका मुकाबला युद्ध भूमि में होगा। और मोहम्मद गोरी यही चाहता था कि युद्ध भूमि में उसका मुकाबला हो। अब जब पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध भूमि का जब मोहम्मद गोरी को संदेश भेजाया, जब यह भिजवाया, तो मोहम्मद गोरी समझ गया कि फरिश्ता लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास में उस समय 3 लाख सेना थी। यह फरिश्ता अपनी किताब में लिखता है। और जब फरिश्ता के अनुसार 3 लाख सेना थी, तो क़याम उल मुल्क के पास में जब संदेश वापिस मोहम्मद गोरी के पास गया, तो मोहम्मद गोरी समझ गया कि उसकी ताकत बहुत बड़ी है, और वो हिंदुस्तान के राजाओं की ताकत जानता था। उसने एक दूसरा दूत भेजा। उस दूत का नाम था रुग्नदीन हमजा। उसने जो दूसरा दूत भेजा, उसका नाम था रुग्नदीन हमजा। उसने रुग्नदीन हमजा के माध्यम से एक संदेश भेजा। उसने कहा कि मैं तो गयासुद्दीन, जो गयासुद्दीन है गोरी, गयासुद्दीन गोरी का क्या हूं, सूबेदार हूं, और मैं संधि सुलह करना चाहता हूं, और मैंने
वापिस गजनी गयासुद्दीन मेरे भाई के पास में हमारे गजनी के शासक के पास में एक संदेश भिजवाया, मैं सुलह करना चाहता हूं और आपस में बैठ करके बात करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। राजपूत भोले होते हैं, वो दिल के साफ होते हैं। उन्होंने इस बात पे विश्वास कर लिया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय खूब बार मोहम्मद गोरी को हरा चुका था, तो उसने ये विश्वास कर लिया कि आखिर गोरी डर गए होंगे, इसलिए वो तराइन का द्वितीय युद्ध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी ने एक चाल चली। मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध मैदान में आमने सामने जहां सेना डटी थी, कहते हैं कि बीच में एक खाई खोदी हुई थी और उधर सेना डटी थी, अपने अलाव जलाने को कहा, लकड़ी जलाने को कहा, आग जलाने को कहा। इधर पृथ्वीराज चौहान की सेना है, वो चाहे 3 लाख की सेना थी, लेकिन कहते हैं कि द्वितीय युद्ध में 3 लाख सेना लेकर के नहीं गया। गोविंदराज के साथ में कुछ सेना लेकर के गया और तराइन के मैदान में जा डटा। इधर मोहम्मद गोरी की 40,000 सेना थी, उसने 4 भागों में 10-10 हजार में इस सेना को बांटा। किसने? मोहम्मद गोरी ने। इधर राजपूतों को बुलावा दिया, उनको ठगाया कि हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। गयासुद्दीन गोरी के पास में, मेरे भैया के पास में गजनी मेरा दूत गया है और रुकनुद्दीन हमजा के माध्यम से यह संदेश भिजवाया कि हम सुलह करना चाहते हैं। रात्रि का समय था, राजपूत बड़ी भोग विलासिता में वापस डूब गए, नाच गाने में डूब गए और इधर वो तैयारी करता रहा। 40,000 की सेना को उसने 10-10 हजार के टुकड़ों में 4 टुकड़ों में बांटा। 12,000 अश्व सेना को उसने सुरक्षित रखा और उसने दूर, राजपूतों से दूर उसे छिपा करके रखा। जब ये भोग विलासिता में डूबे हुए तो इन्होंने क्या किया कि ये तराइन के मैदान को आ घेरा और राजपूत यहां भोग विलासिता में डूबे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना भोग विलासिता में डूबी हुई थी। दिन उग रहा था, सुबह का समय था। राजपूत सेना इधर उधर अपने नित्य दैनिक की क्रिया में लिप्त हो गई। कोई फ्रेश होने जा रहा था, कोई ब्रुश कर रहा था, कोई दांतन कर रहा था, कोई स्नान कर रहा था, दैनिक नित्य क्रम में। क्योंकि उनको यह भरोसा था कि मोहम्मद गोरी ने गयासुद्दीन अपने भैया के पास में संदेश भेजा है तो सुलह हो गई, क्योंकि हमने कई बार इनको हराया है तो हमें ये डर भी नहीं है। अब क्या था कि दिन उगते उगते तक सेना ने आ घेरा और ताबड़तोड़ हमला किया और उस समय राजपूत सेना संभल भी नहीं पाई और राजपूतों की हार स्पष्ट दिख रही थी। तब पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि एक घोड़ी लेकर के मैदान में गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में घोड़ी ने भी विश्वासघात किया और घोड़ी थी नाट्यरंबा। पृथ्वीराज चौहान के अश्वापति ने मोहम्मद गोरी से मिलकर के एक ऐसी घोड़ी को युद्ध भूमि में उतारा जो ढोल नगाड़ों के साथ में, संघ के साथ में नाचने लगी और पृथ्वीराज चौहान उस घोड़ी को आगे नहीं बढ़ते देख करके खुद हौसला खो बैठा और कहते हैं कि भागते हुए उसने सिरसा की तरफ मुख किया और सिरसा की तरफ मुख किया तो पीछे से मोहम्मद गोरी की सेना गई। कुछ साहित्य उसे कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने उसे पकड़ा और मार दिया। उस मारने के बाद में सिरसा, हांसी, समाना, कोहराम, अजमेर और दिल्ली तक उसका राज हो गया। अजमेर भी उसका राज हो गया। इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। जब 40,000 दस्तों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया, तीसरा पैर होते होते राजपूत सेना थक गई और जब थक करके चूर हो गई, उनके अंग अंग ढीले हो गए, तब 12,000 जो सुरक्षित सेना थी, अश्वारोही सेना थी गोरियों की, मोहम्मद गोरी ने भयंकर आक्रमण करवाया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मैदान छोड़ करके भागना पड़ा। वो सिरसा की तरफ भागा लेकिन पकड़ा गया और मारा गया। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नाट्यरंबा घोड़ी के कारण वो हारा। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इच्छिनी कुमारी, जो अच्छन कुमारी थी, उसने युद्ध भूमि में अपने पति की हार देखी, तब वो घोड़े पे सवार हो गई और गोरियों ने उसे पकड़ ली और गोरियों से छुड़वाने के लिए, अच्छिनी कुमारी को छुड़वाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इनको छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। तो कहते हैं कि तभी एक तीर आ लगा और अच्छिनी कुमारी और इच्छिनी कुमारी, जिसका नाम था, जो परमारों की राजकुमारी थी, आबू के परमारों की, वो मारी गई। इस प्रकार जैसा भी है, भागते हुए को पकड़ा, यहां उसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे गजनी ले गए। इस प्रकार मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा करके कहां ले गया? गजनी ले गया।
कुछ कहानी उसकी गजनी की कहते हैं। गजनी का एक प्रमाण यह है कि पृथ्वीराज चौहान की आज भी समाधि यहां बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की समाधि यहां बनी हुई है। तृतीय की जो समाधि है वो गजनी काबुल में बनी हुई है, गजनी काबुल में बनी हुई है। और पृथ्वीराज का स्मारक अजमेर के किले में तारागढ़ में बना हुआ है। स्मारक पृथ्वीराज का अजमेर के किले तारागढ़ में बना है। इसकी समाधि आज भी गजनी में स्थित है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री लोकप्रिय भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं, वो अपने एक स्पीच के अंदर ये कहते भी हैं कि मैं जब काबुल गया, मैं अफगानिस्तान गया, तब मैंने गजनी जाने की इच्छा जताई। वहां के लोग पृथ्वीराज चौहान को एक योद्धा के रूप में पूछते हैं, जबकि वहां मुगलों के बाबर का कोई नामो निशान नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान वाले तो मानते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो उल्लेख किया, उनके अनुसार वो गजनी उनकी समाधि पर गए थे। और इस प्रकार गजनी उनकी समाधि है पृथ्वीराज चौहान की। और स्मारक जो बना हुआ है वो पृथ्वीराज चौहान का तारागढ़ किले में बना हुआ है। अब इतिहास ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी गजनी पकड़ के लेके गया और वहां जाकर के उसने कहा कि पृथ्वीराज को कहा कि आंखें नीचे कर। पृथ्वीराज को कहा कि आंखें नीचे कर, तब पृथ्वीराज ने आंखें नीचे नहीं झुकाई। तब उनकी आंखें फोड़ दी गई और फोड़ करके उसे ऐसा कर दिया गया। इधर चंद्रबरदाई जो उसका हम सका था, हम सफर था, एक ही साथ में जन्मा था, एक ही खाट पे सोते थे, एक ही शक्ल के थे और एक ही पोशाक पहनते थे। चंद्रबरदाई फकीर के वेश में गजनी जाता है और गजनी जाकर के मोहम्मद गोरी को कहता है कि ये सम्राट शब्द भेदी बाण जानता है और शब्द भेदी बाण के द्वारा शिकार कर सकता है। मोहम्मद गोरी ने कहा कि इतनी कुशलता तो नहीं हो सकती, अब बंदा है, अब क्या कर सकता है। और उसकी पृथ्वीराज चौहान ने जब चंद्रबरदाई की आवाज सुनी तो वो पहचान गया कि चंद्रबरदाई मेरे पीछे आया है। और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल थका हारा और निस्सहाय बैठा था। जब उसके हाथ में तीर दिया गया तो कहते हैं कि वो तीर चलाने उसके हाथ उठ ही नहीं रहे थे, उसके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद को हारा हुआ मान चुका था। वो अपनी आत्मा से, अपने दिल से हार चुका था। लेकिन कवि कवि होता है। चंद्रबरदाई उस वीरता के कवियों से आता है जिसने पृथ्वीराज चौहान के अंदर जोश भरा। उसने कहा कि तेरे हाथ में जो तीर दिया गया है, बाण दिया गया है, ये तीर और धनुष बाण वही है जो भगवान शिव ने राक्षसों का संहार किया था। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तब भगवान राम ने इसी तीर के माध्यम से, बाण के माध्यम से समुद्र को सुखाया था। तो पृथ्वीराज चौहान में जोश आता है और जो ही जोश आता है मोहम्मद गोरी समझ नहीं पाता है, तभी वो एक उक्ति कहता है और उस उक्ति के अनुसार, चंद्रबरदाई की उक्ति केवल पृथ्वीराज चौहान ही समझ सकता था। और वो जो ही चंद्रबरदाई कहना प्रारंभ करता है कि 4 बांस 8 अंगुल प्रमाण, 4 बांस 8 अंगुल प्रमाण, यानी 4 बांसों को यदि खड़ा कर दिया जाए, 4 बांस 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस प्रकार जो ही बोला और पृथ्वीराज चौहान ने, जहां मोहम्मद गोरी ऊपर बैठा था, तीर चलाया और धड़ाम से मोहम्मद गोरी को मार गिराया। और फिर चंद्रबरदाई ने अपने छिपी हुई कटार को निकाला, फकीर के वेश में था, और उसने कटार को, एक कटार को पृथ्वीराज चौहान को दी, दूसरी कटार अपने हाथ में थी और दोनों ने एक दूसरे के घोंप करके आत्महत्या कर ली और विरोधियों के हाथ में नहीं पड़े। इस प्रकार चंद्रबरदाई जब गजनी गया तब उसने वो पृथ्वीराज रासो लिख रहा था। उसने पृथ्वीराज रासो लिखने के लिए, पृथ्वीराज जो रासो लिखा, उसने पृथ्वीराज रासो लिखने के लिए जो बाध्य किया वो था कल्हण। उसने अपने बेटे कल्हण को कहा कि मेरे जाने के बाद पृथ्वीराज रासो को पूरा करना है। कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो के अंदर तराइन के द्वितीय युद्ध का पूरा वर्णन है और यह कल्हण ने लिखा था, चंद्रबरदाई के बेटे कल्हण ने लिखा था। तो इस प्रकार चंद्रबरदाई के बेटे कल्हण ने इसे पूरा किया था। इस प्रकार यह कहानी हमें इतिहासकार के द्वारा मिलती है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी गजनी ले गया था। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे यह नहीं मानते हैं
क्योंकि हमीर महाकाव्य कहते हैं कि उसे कैद कर दिया गया और उसे मरवा दिया गया। लेकिन विरुद्ध विधि विध्वंस कहते हैं कि युद्ध भूमि में पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हुआ। मीनाज सिराज और फरिश्ता लिखता है कि वो भागते हुए पकड़ा गया और मारा गया। लेकिन पृथ्वीराज प्रबंध कहता है कि उसे बंदी बना करके तारागढ़ के किले में रखा गया। जब तारागढ़ के किले में, यह कौन कहता है? यह कहता है पृथ्वीराज प्रबंध। पृथ्वीराज प्रबंध जो महाकाव्य है उनमें उल्लेख किया गया है कि बंदी बना करके तारागढ़ दुर्ग में रखा गया। तारागढ़ दुर्ग में जब रखा गया और वह मोहम्मद गोरी शासन कर रहा था, तो यह बात नागवार गुजरी पृथ्वीराज चौहान को, और उसने अपने सेनापति प्रताप सिंह से तीर मंगवाया और मोहम्मद गोरी पर वार किया। तो कहते हैं कि फिर मोहम्मद गोरी ने मरवा दिया। अबुल फजल लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया था और गजनी ले जा करके मरवा दिया था। ये अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक और मुगलों के अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक अबुल फजल लिखता है कि उसे गजनी ले गया और गजनी लेके उसे मरवा दिया। लेकिन तत्कालीन जो लेखक है, एक लेखक है यूफी और हसन निजामी, एक लेखक है हसन निजामी और यूफी। यूफी और हसन निजामी के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टी में यूफी और हसन निजामी के आधार पर लिखते हैं, क्योंकि यूफी और हसन निजामी तत्कालीन लेखक थे और तत्कालीन लेखकों की बातें 100% सही होती है। वो किसी भी काव्य भाषा के अंदर थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण, जिनके वो सिर्फ असलार होते हैं, जिनका नमक खाते हैं, जिनकी दाल खाते हैं, जिनकी रोटी खाते हैं, उनकी बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण लिख सकते हैं, प्रशंसा में लिख सकते हैं और सामने वाले राजा को गिरा सकते हैं। लेकिन अक्सर उनकी बातें यदि कसौटी पर कसी जाएं तो कुछ ना कुछ सत्य होती है। और उसमें ये यूपी और हसन निजामी के जो साहित्य है उसके आधार पे डॉक्टर दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टी और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये सार निकालते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके तारागढ़ के दुर्ग में रखा गया था। क्योंकि तारागढ़ के दुर्ग में रखने का एक कारण, एक सबूत यह भी मिलता है कि मोहम्मद गोरी ने सिक्के चलाए थे। उसके एक तरफ पृथ्वीराज और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम उल्लेख मिलता है। मोहम्मद बिन साम, ये उसने सिक्के चलाए थे। इस सिक्के पे पृथ्वीराज और मोहम्मद बिन साम मिलता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वीराज जिंदा था और उसे तारागढ़ के दुर्ग में या अजमेर में कहीं छिपा करके रखा था और पृथ्वीराज जिंदा रख करके मोहम्मद गोरी यहां शासन करता था। जितने भी 1 या 2 साल 4 साल उसने शासन किया होगा। तो इस प्रकार पृथ्वीराज और एक तरफ सिक्के पर पृथ्वीराज मिलना, दूसरी तरफ उसी पृथ्वीराज की दूसरी तरफ सिक्के पर मोहम्मद बिन साम मिलना। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि उसे अजमेर के किले के अंदर भी कहीं उसे जिंदा रखा होगा। कोई इतिहासकार यह भी कहते हैं जब प्रताप सिंह ने तीर चलाया तो तब तीर लगा नहीं और मोहम्मद गोरी ने उसे गड्ढे में डाल करके मरवा दिया। जो भी है, बात यह भी सत्य हो सकती है और बात यह भी हो सकती है कि उसे गजनी ले जाया गया होगा। अब देखो, तराइन के द्वितीय युद्ध में आरसी मजूमदार है, भारतीय इतिहासकार है, वो एक बहुत ही बढ़िया बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये केवल चौहानों की हार नहीं थी, ये हिंदुस्तान की हार थी। ये अंतिम हिंदू सम्राट का हारना हिंदुस्तान की हार थी। यहां आक्रांताओं का बार बार जो शासन होने लगा, एक पूरी संस्कृति और सभ्यता को बदल दिया गया। ये हिंदुस्तान का नाश था। ये आरसी मजूमदार लिखते हैं कि ये वे पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक लापरवाही भोग विलासिता के कारण हारा। ये आरसी मजूमदार लिखते हैं, उसकी भोग विलासिता पूरे हिंदुस्तान पर भारी पड़ी। इस प्रकार ये एक केवल हिंदुस्तान की हार नहीं मानी जाती। अब देखो, तराइन के जो द्वितीय युद्ध के हार के कारण थे, तराइन के
द्वितीय युद्ध के हार के कारण अब राजपूत सरदार ये भी मानते हैं कि एक हार अश्विनी कुमारी था, अश्विनी कुमारी उसकी हार थी, क्योंकि अश्विनी कुमारी युद्ध मैदान में गई और गोरियों ने उसे पकड़ ली, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे छुड़ाने के लिए अपने को समर्पित किया और अश्विनी कुमारी युद्ध भूमि में मारी भी गई और राजपूत सरदारों ने उसे युद्ध चिता जला करके युद्ध भूमि के अंदर ही उसे मार दिया। तो अश्विनी कुमारी का माना जाता है। दूसरा यह भी माना जाता है कि नाट्यरंबा जो घोड़ी थी यह भी उसके हार का कारण था। नाट्यरंबा घोड़ी, क्योंकि अश्वापति ने, पृथ्वीराज चौहान के अश्वापति ने, जो घोड़ों की देखभाल करता है, घोड़ों का प्रमुख होता है पृथ्वीराज का, घोड़ों का जो प्रमुख था अश्वापति, उस अश्वापति ने, घोड़ों के प्रमुख ने उसने नाट्यरंबा घोड़ी दी, जो हमेशा शादी ब्याह में उस समय आनंद के उस समय नाचने का कार्य करती है, नचाने का जो कार्य होता है वो नाट्यरंबा घोड़ी करती है। और नाट्यरंबा घोड़ी जो नाचने वाली थी उसको दे दिया। युद्ध भूमि में जब शंखनाद होता है, युद्ध भेरी बजती है और ढोल नगाड़े बजते हैं युद्ध सैनिकों को जोश के लिए, तब कहते हैं कि नाट्यरंबा नाचने लगी और युद्ध भूमि में आगे नहीं बढ़ी। जो भी है बात छिपाने के लिए कह सकते हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की भोग विलासिता एक महत्वपूर्ण कारण था उसकी हार का, कि पृथ्वीराज चौहान भोग विलासिता, हमें कंपटीटर को यह सीख लेनी चाहिए कि पृथ्वीराज भोग विलासिता में इतना डूबा हुआ था। उधर मोहम्मद गोरी तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद में रात दिन लगा रहा और पृथ्वीराज चौहान ऐशो आराम और संयोगिता जैसा वर्ण करने में लगा रहा, गंधर्व विवाह करने में लगा रहा। तो भोग विलासिता भी उसके एक हार का कारण मानते हैं। चौथा कारण यह भी मानते हैं कि जयचंद का मोहम्मद गोरी के साथ में मिल जाना। एक कारण यह भी मानते हैं कि पड़ोसियों के साथ में उसके संबंध अच्छे नहीं थे, पड़ोसियों के साथ पृथ्वीराज चौहान के संबंध अच्छे नहीं थे, यह भी कारण मानते हैं। जो भी कारण रहा हो, लेकिन पृथ्वीराज हारा और हिंदुस्तान पे गोरियों का शासन हो गया। ये एक इतिहास का बदलने वाला कदम था। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने लिखा कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने केवल चौहानों की राज्य शक्ति का ही नाश नहीं किया, वरन पूरे हिंदू धर्म पर विनाश ला दिया। शासक कुमारों का साहस पूरी तरह टूट गया और सारा देश अंतक से जकड़ गया। जब मोहम्मद गोरी भारत विजित करके आगे बढ़ा तो उसने अपने एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने हिंदुस्तान का शासक बनाया। अब पृथ्वीराज जब तराइन के द्वितीय युद्ध में हारा और मोहम्मद गोरी शासक बना, तब मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया। यहां पड़ता है दिल्ली। दिल्ली का शासक कैसे बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और मोहम्मद गोरी वापस गजनी लौट गया। यह गजनी लौट गया पृथ्वीराज को हराने के बाद। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की 1194 में गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज के वंश के अंतर्गत विग्रहराज ने बीसल देव ने वीणा पाणी का, मां सरस्वती का जो कंठाभरण जो विद्यालय बनवाया था, संस्कृत विद्यालय था, उस संस्कृत विद्यालय को तोड़वाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और संस्कृत विद्यालय को तोड़ा करके एक मस्जिद बनवाई, उसका नाम था अढ़ाई दिन का झोपड़ा।
2.5 दिन का झोंपड़ा। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। और ऐबक गुलाम वंश का, क्योंकि इसका गुलाम वंश स्थापित किया था। इस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर किसकी स्थापना हुई? सल्तनत काल की, सल्तनत काल की। गुलाम वंश के बाद में कौन आया? खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। और लोधियों को किसने हरवाया? लोधियों को हरवाया मुगलों ने। इस प्रकार हम अंतिम जो भारत में जब पढ़ते हैं तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और इस प्रकार हिंदुस्तान पे मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया। सर्वप्रथम मुस्लिम साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश के रूप में स्थापित किया। उसने अजमेर में जो सरस्वती कंठाभरण विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था सरस्वती कंठाभरण, इस सरस्वती कंठाभरण विद्यालय को तुड़वाया और उसे 2.5 दिन झोंपड़े में 2.5 दिन में बनी। कुछ विद्वान 2.5 दिन में बनने के कारण, कुछ विद्वान उसे पंजाब शाखा 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण उसे 2.5 दिन कहते हैं। सरस्वती कंठाभरण पे जो हरिकेली नाटक था वो आज भी ये हमें बताता है कि कभी ये सरस्वती कंठाभरण विद्यालय था जिसे वर्तमान में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया। जब मोहम्मद गोरी आया था, मोहम्मद गोरी जब आया था उसी जमाने के अंदर हमारे अजमेर में एक संत आकर के रुके थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती संप्रदाय के सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के काल में आए थे, पृथ्वीराज चौहान के काल में आए थे, और ये अफगानिस्तान के रहने वाले व्यक्ति थे, अफगानिस्तान के रहने वाले व्यक्ति थे। इसे मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान के संत की उपाधि दी थी। इस प्रकार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद दरगाह मानी जाती है, दरगाह मानी जाती है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम जो है अगले एपिसोड में पढ़ेंगे कि किस प्रकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जब हमारा साधु आएगा, संत आएगा, हमारे लोक देवता आएंगे, तो उसमें संत और लोक देवता के अंतर्गत हमारा चैप्टर आएगा, उसमें हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के तरते के समय आए, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनकी जो जीवनी लिखी, होली बायोग्राफी, वो किसने लिखी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई, अच्छा वहां झंडा कौन सा जैसे गोरी परिवार फहराता है भीलवाड़ा का, इस प्रकार हम अलग अलग तरीके से उसे पढ़ेंगे। अच्छा वहां जो कढ़ाइयों के नाम है वो किस प्रकार के कढ़ाइयों के नाम है। तो इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। अगला हमारा चैप्टर चौहानों पर ही रहेगा, और वो चौहान है वो इसी शाकंभरी और अजमेर की शाखा से निकले हुए अगले चौहानों के बारे में रहेगा।